सबसे पहले वैभव जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वैभव जी, हम जानना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और महिलाएं भी इसमें अछूती नहीं हैं, वो भी इसका उपयोग कर रही हैं। तो किस प्रकार के साइबर क्राइम्स इस समय सामने आ रहे हैं जो महिलाओं से जुड़े हुए हैं? महिलाओं के साथ यदि हम व्यक्तिगत रूप से बात करके देखें जिसमें सिर्फ महिलाएं अफेक्टेड हैं, तो बहुत कॉमन एक साइबर क्राइम है उनकी फेक प्रोफाइल बनाने का, या उनकी फ़ोटोग्राफ्स हैं उसको इस्तेमाल करके उसको मॉर्फ करके उनके साथ ब्लैकमेल करने का या परेशान करने का। ये क्राइम अमूमन महिलाओं के साथ ख़ास तौर पे देखे जा रहे हैं। साइबर मुख्यालय की ओर से कौन-कौन सी बातों पर फोकस किया जा रहा है ताकि महिलाएं अवेयर भी हों और वो आने वाले समय में इस तरह के अपराधों से बची रहें? बिल्कुल, आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही। महिलाओं को इन अपराधों से बचाना न सिर्फ समाज का काम है, बल्कि समाज का जो पुलिस है, ज़िम्मेदार अंग है, इसका भी काम है। तो सामाजिक रूप से बहुत सारी चीज़ें वक्त-वक्त पे की जाती हैं। अगर हम लॉ की बात करें तो भारत में जो आईटी एक्ट आया है और साथ ही जो हमारा आईपीसी है, ये दोनों ही नियम कठोर हैं और भी किए जा रहे हैं महिलाओं से संबंधित अपराधों को लेकर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। महिलाओं की कुछ ऐसी फ़ोटोग्राफ्स वायरल की जाती हैं या उनके वीडियोग्राफ्स वायरल किए जाते हैं, उसमें पहली बार अगर किसी ने किया है तो उसको 5 साल की सज़ा और 10 लाख तक का जुर्माना है। अगर वही व्यक्ति दोबारा ऐसे किसी केस में पाया जाता है तो उसको 7 साल तक की सज़ा कर दी गई है और 10 लाख तक का जुर्माना। 7 साल तक की सज़ा भारत में कम अपराधों में है और उनमें से एक महिला संबंधी अपराध ये है। तो इस तरह से ये तो साफ परिलक्षित है कि कानून की मंशा है महिलाओं का साथ देना और समाज की भी यही मंशा है। साइबर हेडक्वार्टर्स अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक और अच्छा काम किया है। मध्य प्रदेश में स्टेट साइबर हेडक्वार्टर्स नाम से एक अलग विंग भी बनाई है जो डीजीपी महोदय के निर्देशन में चलती है। और इस विंग का काम ये है कि जितने भी कठिन साइबर के अपराध हैं उनका ये इन्वेस्टिगेशन करे एज ए स्पेशलिस्ट एजेंसी। तो मध्य प्रदेश इस तरफ आगे बढ़ रहा है और अच्छे से बढ़ रहा है। आजकल साइबर स्टोकिंग के बारे में काफ़ी सुना जा रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये होता क्या है? साइबर स्टॉकिंग जैसे स्टॉकिंग अगर हम नॉर्मल बातचीत कहें तो स्टॉकिंग होता है पीछा करना। आप साइबर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए कोई आपका पीछा करता है, आपकी डे टू डे चीज़ों को निगाह में रखता है, आपकी ईमेल को ढूंढने की कोशिश करता है, या सबसे कॉमन आपके फेसबुक इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू आपकी दिनचर्या को देखता है कि आप क्या कर रहे हैं और उस पर घटिया कमेंट या अदर और चीज़ों से उसका फ़ायदा उठाता है। इस चीज़ को साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। साइबर स्टॉकिंग भारतीय दंड विधान के अंतर्गत एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो आपके माध्यम से श्रोताओं तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि जिनको भी ऐसा लगता है कि किसी दूसरे की प्रोफाइल को स्टॉक करना, उस प्रोफाइल पे अनर्गल कमेंट करना, ये बचकानी हरकतें हैं या इससे वो बच के निकल सकते हैं, ऐसा नहीं है। कानून के तहत ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें कठोर सज़ा का प्रावधान है। तो ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आपका खिलवाड़ आपकी ज़िंदगी के लिए मुसीबत न बन जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे जो अपराध होते हैं उनमें महिलाओं को ये नहीं पता होता है कि वो कहाँ कंप्लेंट करें, कैसे जाएं, किसके थ्रू जाएं। तो इस बात को अवेयर करने के लिए आपकी क्या कार्यक्रम है ताकि अगर किसी के साथ कोई क्राइम होता है तो उसको एक सही पटल पर रख सकें? अपने क्राइम को रजिस्टर करने के लिए मैं मध्य प्रदेश के बारे में आपको बताता हूँ। पहले तो मध्य प्रदेश में 2 तरह से साइबर थानों की रचना की गई है। एक, हर ज़िले के जो कोतवाली थाना है उसको साइबर नोडल थाना घोषित किया गया है, जिसमें आप अपने साइबर से संबंधित किसी भी तरह के अपराध को, चाहे वो महिला संबंधी अपराध हो या नॉर्मल ओटीपी फ्रॉड जैसी चीज़ें हो, उनको आप जाके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपको लगता है कि आपके साथ हुआ साइबर अपराध काफ़ी बड़ा है तो एक दूसरा तरीका है, स्टेट साइबर के 5 जोनल मुख्यालय हैं जिसमें एसपी स्तर के अधिकारी बैठते हैं। ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और भोपाल। इन 5 जगहों पे जाके आप मध्य प्रदेश स्टेट साइबर क्राइम के मुख्यालय पे जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तीसरा आपका एक ऑल इंडिया तरीका है, अखिल भारतीय, उसमें साइबर हेल्पलाइन है 155260। मैं रिपीट करूँगा, 155260। इस हेल्पलाइन के थ्रू भी आप अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, कहीं से भी कहीं की भी। ये IVR प्रोसेस पे चलती है। चौथा तरीका ये है कि cybercrime.gov.in, ये भारत सरकार का एक पोर्टल है। इस पोर्टल के थ्रू भी आप अपनी शिकायतों को
कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं बिना थाने आए हुए। इसमें मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप किसी ऐसे माध्यम से अपनी शिकायत को रजिस्टर करा रहे हैं जिसमें आप थाने नहीं आ रहे हैं, तो उस शिकायत में अपना संपूर्ण ब्यौरा दें जिससे आप तक हम पहुँच पाएँ। कई बार देखने में आया है कि आप शिकायतों में अपना नाम नहीं बताते, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देते हैं। ऐसी शिकायतों में हम शिकायतकर्ता तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो हम समझ नहीं पाते हैं कि उसके साथ क्या हुआ है। तो अपने बारे में ज़रूर बताएं। तो ये तो आपने बहुत सारी चीज़ें बता दी और स्टेप बाय स्टेप बता दी कि कैसे कोई यदि कंप्लेंट करना चाहती है महिला तो उसका सहारा ले सकती है। लेकिन बात अब उठती है कि उन तक ये जानकारी पहुँचे कैसे? इसके लिए अवेयरनेस कैंप वगैरह भी आपके कुछ हैं जिसके माध्यम से आप इन महिलाओं को बुलाकर या फिर उनके बीच जाकर ये कोशिश करते हैं कि वो जानकारी पहुँचे साइबर क्राइम से बचने की? बिल्कुल, हम लोग समय समय पर इस तरह के अवेयरनेस कैंपेन चलाते रहते हैं। हम लोगों ने बच्चों के साथ एक प्रोग्राम किया था, उसको लगभग 2.5 लाख लोगों ने अब तक व्यू किया है। 2 लाख लोगों ने उसको फिज़िकली उस वक्त ऑनलाइन हुए थे जिस वक्त वो प्रोग्राम चल रहा था साइबर अवेयरनेस का। पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जगह जगह होर्डिंग्स लगाते हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए, और ऑफ कोर्स आप लोगों के माध्यम से भी ये प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रोताओं तक ये बात पहुँचे कि साइबर क्राइम से डरने की आवश्यकता नहीं है, सामने आकर रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। इस क्राइम को भी ट्रेस किया जा सकता है और इसके भी परपिट्रेटर्स पकड़े जाते हैं। वैभव जी, कुछ ऐसे उदाहरण आप हमें बताना चाहेंगे जिनके माध्यम से आपको लगा है कि साइबर क्राइम की फील्ड में हमें एक बड़ी कामयाबी मिली है और ऐसी हम महिलाओं को हमने सुरक्षित किया है, उन्हें इस तरह के अपराधों से बचाया है? बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हैं जिसमें ख़ास तौर पे मैं फ़ेसबुक का नाम लूँगा, जिसमें महिलाएं आके शिकायत करती हैं कि हमारी फ़र्ज़ी प्रोफाइल बना ली गई है और उसके बाद हमें परेशान किया जा रहा है। तो दर्जनों की संख्या में ऐसे लोगों को गिरफ़्तार किया है और उनको कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया है जिन लोगों ने ये घटिया हरकत की थी। स्पेसिफिकली जेंडर रिलेटेड क्राइम से अलग बढ़ के बात करें तो हमारी साइबर सेल ने बहुत सारे बड़े केसेस को क्रैक किया है, जिसमें से एक केस में अभी FBI तक का डिपोजिशन कराया है अपने साइबर की कोर्ट में, जो कि एक बड़ी बात है, जिसमें अमेरिकन सिटीजन्स इन्वॉल्व थे, उनके साथ धोखाधड़ी हुई थी, भारतीय लोगों ने की थी। उसको भी हम लोगों ने बुक किया है यहाँ से। अमेरिका की एजेंसी आप जानते होंगे FBI ने भी, FBI के बड़े ऑफिसर्स ने भी उसमें अपने बयान दिए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो स्टेट साइबर इस तरह की चीज़ों को करता रहता है, सफलतापूर्वक कर रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस के बीच में कर रहा है, परंतु इस कोशिश के साथ कर रहा है कि वो जितना यथासंभव शीघ्र आपको न्याय दिला सके वो दिलाए। अब बात आती है कि कौन कौन सी बातों का ऐसा ख्याल रखा जाए हमारे इंटरनेट यूज़ करने के लिए और ताकि हम जो अपराध हैं उनसे निजात पा सकें। रोज़मर्रा के इस्तेमाल में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है? मैं आपको डूज़ एंड डोंट्स बताता हूँ शॉर्ट में, जिनका ध्यान आपको अपने कंप्यूटर या मोबाइल यूज़ करते हुए ज़रूर रखना चाहिए। सबसे पहले तो अपनी जो कंप्यूटर या लैपटॉप है उसको सैनिटाइज़ रखें। सैनिटाइज से मेरा मतलब है कि उसमें किसी ऐसी चीज़ को न रखें, ऐसे लिंक्स को ओपन न करें जो मैलिशियस लिंक्स हैं या जिन लिंक्स पे आपको ही भरोसा नहीं है कि वो कहाँ से आए हैं, उनको नहीं रखें। आपकी डिवाइस में कोई भी ऐसे वीडियोज़ न रखें, ऐसी फ़ोटोज़ न रखें जिनको रखना अपराध की श्रेणी में आता हो, जैसे कि पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी या अन्य अश्लील साहित्य न रखें। आप अपनी डिवाइस का जो वेब कैम है उस वेब कैम को हमेशा बंद रखें। अगर किसी ने आपकी डिवाइस को टेक ओवर कर लिया है अगर किसी तरीके से लिंक के थ्रू या जैसे भी, तो आप बचाव तभी है जब आप अपना वेब कैम बंद रखें। इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि वेब कैम के ऊपर एक काले रंग का टेप लगा दें, जब ज़रूरत हो तब उस टेप को हटाएं, फिर वापस से उसको लगा दें। यदि कोई अनजान व्यक्ति आपको बार बार मैसेज कर रहा है तो सबसे पहले तो उसको ब्लॉक कर दें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और यदि वो अलग अलग नंबरों से बार बार मैसेज कर रहा है तो आप उसकी शिकायत ज़रूर करें। इसी तरह से देखने में आया कि आपकी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं उस पर हम लोग बहुत सारी चीज़ों को शेयर करते हैं, अपनी रोज़मर्रा की हुई चीज़ें, अपनी घूमने की बातें, अपने दोस्तों के साथ फ़ोटोग्राफ्स, उनको भी पब्लिक प्रोफाइल को प्राइवेट कर लें। सिक्योरिटी सेटिंग्स ऐसी रखें कि जो इंटेंडेड यानी कि आपके दोस्त या रिश्तेदार मित्रगण हैं जिनको आप पर्सनली जानते हैं वही आपकी सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ को देख पाएँ। जितना ही प्राइवेसी सेटिंग्स आपकी स्ट्रांग होंगी, जितनी ही प्राइवेट होंगी, उतनी ही आपकी जानकारी बाहर जाने से बचेगी और उतना ही ज़्यादा आप सुरक्षित रहेंगे। अब लगभग सभी वेबसाइट्स ने 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी शुरू कर दिया है, तो आप अपनी डिवाइसेस का 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी ज़रूर ऑन रखें।
फिर एक अपराध देखने में आता है कि महिलाओं के साथ दोस्ती की जाती है मैट्रिमोनियल साइट्स पे या सोशल मीडिया साइट्स पे, और उसके बाद उनको मिलने के लिए कहीं एकांत में बुलाया जाता है और फिर दुर्घटना कारित की जाती है। इससे बचने का सबसे आसान तरीका है कि अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करें, और यदि आप मित्रता कर रहे हैं तो किसी अनजान एकांत स्थान पे ना मिलें जब तक कि आपको पूर्ण भरोसा नहीं हो जाए। साथ ही साथ आपका जो पासवर्ड है या आपका जो OTP आता है, CVV आता है, वो किसी भी हालत में किसी से भी शेयर नहीं करें, क्योंकि आप नहीं जानते कि जो आपने शेयर किया है वो और कहाँ शेयर हो जाएगा। तो सीक्रेट वही है जो खुद आप तक ही रहे। इसके अलावा जो भी अनजान नंबर से अगर कोई वीडियो कॉल आ रही हो, ये एक बड़ा अपराध अभी देखने को मिला है कि अनजान नंबर से वीडियो कॉल आती है और उस वीडियो कॉल पे ल्योर करके भटका के कुछ अश्लील वीडियो बना लिए जाते हैं और फिर ब्लैकमेल किया जाता है। तो किसी भी अनजान वीडियो कॉल की रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं करें, इससे आप इस तरह के होने वाले अपराध से बचे रहेंगे। एक और चीज़ देखने में आती है कि कॉल स्पूफिंग में नंबर आपके मोबाइल पे जो डिस्प्ले हो रहा होता है, दरअसल वो व्यक्ति नहीं होता है, कोई उसके नंबर जैसी चीज़ का इस्तेमाल करके आपको स्पूफ कर रहा होता है। ऐसी कॉल स्पूफिंग से, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि आपके पास अचानक से एक मित्र के नाम से फ़ोन आता है, आपको दिखता है मित्र का आ रहा है और वो कहता है कि मुझे यार अभी 50,000 की ज़रूरत है, जल्दी से डाल दो, मैं कुछ नहीं बता सकता इससे ज़्यादा। तो आप तुरंत फ़ोन काटते हैं और उसके अकाउंट में पैसा डाल देते हैं, जबकि असल में आपके उस मित्र की वो कॉल नहीं होती है, कोई आपका मित्र बन के आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है सिर्फ। ऐसी कॉल्स को बचने का तरीका ये है कि आप ऐसी किसी भी कॉल पे पैनिक ना हो, कॉल को काटें, वापस अपनी फ़ोन बुक में जाएं। अगर वो मित्र है आपका तो आपके पास उसका नंबर होगा जेन्युइन, उस नंबर पे कॉल करें। जब उस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपको टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर आपके असली मित्र से ही जोड़ेगा, ना कि उससे जो फेक करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि क्या उसको वास्तव में ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है। तो ऐसे आप कॉल स्पूफिंग से बच जाएंगे। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखें तो साइबर क्राइम से ऑटोमेटिकली बचेंगे। और इसके बाद भी मैं कहना चाहूँगा, यदि इन बातों के बाद भी आपके साथ साइबर क्राइम होता है तो आप जितनी जल्दी हो सके पुलिस के पास जाएं, अपनी बात कहें, ताकि साइबर क्राइम में समय ही बचाव है। अगर आप समय रहते पहुंच गए तो सारी चीज़ें संभव हैं। जितना आप लेट करेंगे उतना ही एविडेंसेस और आदमी को पकड़ने की संभावनाएं कम होती जाती हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी विस्तार से वैभव जी आपने बताया कि किस प्रकार के साइबर अपराध इस समय हमारे सामने आ रहे हैं और उनसे बचने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और कैसे हमें शिकायत करने के लिए आगे आना चाहिए। तो चलते चलते आप साइबर मुख्यालय की ओर से अपील क्या करना चाहते हैं और क्या आपका ख़ास संदेश होगा? ऑन अ लाइटर नोट इतना कहना चाहूँगा कि साइबर क्राइम से बचने के लिए शक ज़रूर करें। जितना आप चीज़ों पे शक करेंगे उतना ज़्यादा आप साइबर क्राइम से बचे रहेंगे। कोई वीडियो कॉल आती है, शक कीजिए। कोई अनोनिमस नंबर आता है, शक कीजिए। कोई आपसे बैंक वाला बन के बात करता है, शक कीजिए। कोई आपसे आपका अपना बन के बात करता है, शक कीजिए। इस शक को वेरीफाई कीजिए, अलर्ट रहिए, सुरक्षित रहिए। वैभव जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और हमने काफ़ी महत्वपूर्ण विषय पर बात की। उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत को जो लोग सुन रहे हैं वो ज़रूर उन बातों पर फोकस करेंगे और अमल में लाएंगे उन बातों को और बचे रहेंगे साइबर क्राइम से। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।